नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हरियाणा के मेवात में नूह में जो हिंसा कल हुई, उसके बाद से आप तमाम तरीके के लोगों के बयान भी सुन रहे होंगे। कोई कह रहा है क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, कोई कह रहा है कि वहां पर गौ रक्षक मोनू मानेसर आने वाला था जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का इल्जाम है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी, ये एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन आज आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर कल जो कुछ मेवात में हुआ उसकी असलियत क्या है। तस्वीरें तो आप बहुत सारी देख रहे हैं। कल से लगातार ये बताया जा रहा है कि कैसे वहां पर यात्रा निकाली जा रही थी, यात्रा के सामने पथराव हो गया। कोई कहता है बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने भी आगजनी की, उन्होंने भी जवाब में पत्थर चलाए। कोई कह रहा है कि वहां पर पुलिस की कमी थी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, मोनू मानेसर मुद्दा हो ना हो, यात्रा में कौन जा रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा मंदिर में जा रही थी, सावन की यात्रा थी, यात्रा में महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे। उस यात्रा के रास्ते में आकर किसने पत्थर चलाया, गाड़ी किसने जलाई, गोली किसने चलाई और क्यों चलाई? क्या मंदिर में जब लोग इकट्ठा हो गए बचने के लिए तो मंदिर को घेर करके पहाड़ पर से गोली चलाई गई? आज किसी ने कहा मोर्टार भी दागा गया। पता लगा 2 लोगों के पांव में गोली लग गई है, 2 होमगार्ड की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल यह कह करके कि मोनू मानेसर आने वाला था वहां पर, इसलिए नाराज लोगों ने मोनू मानेसर के ऊपर चूंकि हत्या का इल्जाम है तो कुछ लोगों ने वहां पर पत्थर चला दिया? क्या इतना भर कह देना काफी है? आज मैं आपको पूरी सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, इस शुरुआत से समझाऊंगा कि आखिर मेवात में जो हुआ उसकी हकीकत और असलियत क्या है। सबसे पहले जिस मोनू मानेसर का जिक्र हो रहा है उसकी बात करने से पहले जरा कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। इस वक्त ये यात्रा जब चली उसके बाद का मंजर है। गाड़ियां फूंक दी गई, कहीं कहीं पर पुलिस चौकी के ऊपर हमला कर दिया गया। सीसीटीवी दिखाता है कि पुलिस की चौकी के सामने बेतहाशा भीड़ चल रही है। कहीं तो एक अस्पताल के सामने भी भीड़ जमा होकर पत्थरबाजी करने लगी। छतों पर खड़े होकर लोग पत्थर चला रहे थे। छत पर पत्थर क्यों रखता है कोई? छत पर लोगों ने पत्थर पहले से भरकर क्यों रखे हुए थे? वो सारी तस्वीरें आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जहां से यह दावा किया जा रहा है कि लोगों में गुस्सा भड़का क्योंकि मेवात में आने वाला था मोनू मानेसर। मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके कहा कि मैं मेवात में जाऊंगा। यह बात सही है, लेकिन मोनू मानेसर वहां गया नहीं। उसके बाद मोनू मानेसर के आने की बात सुनकर किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए गए और यह कहा गया कि आकर के मोनू मानेसर दिखाए, हम तुझे देख लेंगे, तेरा क्या हाल करेंगे, प्याज की तरह छील देंगे। वो सारे वीडियो भी आज हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर कैसे वीडियो चला करके पहले से माहौल बना दिया गया कि यात्रा में मोनू मानेसर आएगा और यात्रा को रोकना है। इसके वीडियो सबूत अब सामने आ चुके हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर अब वो सारे वीडियो आने वाले हैं जिसमें यूट्यूबर बाकायदा मेवात के लोगों को ये बता रहे हैं कि मोनू मानेसर को कैसे डील करना है, मोनू मानेसर जब वहां पर आएगा तो क्या करना है। ये तो मोनू मानेसर का वो वीडियो है। इसके बाद मेवात का यूट्यूबर बताता है कि मोनू मानेसर आएगा, दोस्तों तैयार रहना। और वो तैयारी कैसी थी, सिलेंडर कैसे जमीन पर रख करके ये बताया जा रहा था कि तैयारी हमारी पूरी है। वहां पेट्रोल, ये देखिए, ये वो यूट्यूबर है जो जिस दिन हिंसा हुई उससे एक रोज पहले वीडियो जारी करके कहता है कि मोनू मानेसर मेवात में आकर के दिखाए। जरा सुनिए। बहुत बालकन साथ अत्याचार करो और मुकबरो तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो। बताओ मोनू, आपके तेरे सिस्टम फाड़ देंगे और ना तो तुम्हें दम है ना कल आई जवा में काई में नूह में, अगर तू अपने बाप को है तो तेरे बहुत बालकन साथ अत्याचार करो और मुकबरो तारत बाप ही हो कि तमन रोजी रोटी जुई दिवे कमार कई चुल्लू भर पानी में डूब मरो जो मोनू को मुकबरा। और भाई मेवातियों, एक चीज कह रू, अभी तो नासिर जुनैद की आग ठंडी ना हुई, सैकुल मार दियो गयो, बाकी भी आग ठंडी ना हुई, फिर यू आ रहा भाई अब अजाब बोल लो। और जो एक सच्चाई है ना, या कि जिंदगी चली गई 10 रुपया में देते देते गुड़गांव में तिपैया ने भरवा यू। और जब हमारे खुद में ये बनी है जो मुखबरी करना
गांव के लिए चीज की पंचायत करो कि जो मुखबर है इन लोग कोई जगह ना रहनी चाहिए गांव में। तो देखा आपने, पहले से ही इस बात को लेकर के वहां लोगों के बीच में आक्रोश भर दिया गया था कि मोनू मानेसर आने वाला है और उसको जवाब देना है, जुनैद नासिर का बदला लेना है। उसके बाद बाकायदा जब यात्रा शुरू हुई है, यात्रा के पीछे लोग चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बाकायदा लोकेशन शेयर की जा रही है कि अब यात्रा में शामिल गाड़ियां, यात्रा में शामिल बसें कहां तक पहुंच गई हैं। और उसके बाद छतों से वीडियो बना करके एक तिराहे पर जब ये यात्रा पहुंचती है तो बाकायदा एक मॉब, एक भीड़ इस यात्रा को रोकती है। डीजे आगे आगे चल रहा था। आगे से जब पत्थरबाजी शुरू होती है तो वो सबसे पहले डीजे की गाड़ी रास्ता घुमाती है, उसके पीछे जितने लोग चल रहे थे फिर वो अपना रास्ता बदलना शुरू करते हैं, लेकिन भीड़ तब तक उनके बहुत करीब पहुंच जाती है। गाड़ी छोड़ छोड़कर लोग भागने लगते हैं और उसके बाद गाड़ियों में इसी तरीके से आग लगाना शुरू कर दिया जाता है। ये इतने लोग, आप सोच रहे होंगे उसके बाद गए कहां? जहां से इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी, नल्लड़ महादेव का मंदिर, वो यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट था। उस मंदिर से निकल करके यात्रा में शामिल लोगों को और 2-3 मंदिरों में जाना था, लेकिन उस मॉब ने इस तरीके से पत्थरबाजी की कि इनको वापस मंदिर में जाकर के शरण लेनी पड़ी और वहीं पर आरोप है कि घेर करके गोली भी चलाई गई। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन साहब जुड़ रहे हैं। जैन साहब, कल से हम लगातार जो कुछ नूह में हुआ, मेवात में हुआ, वो हमने देखा। कल भी आप मंदिर के अंदर थे, वहां से भी आपने जो अपील की थी पुलिस प्रशासन से वो भी हमने दिखाया था। आज लेकिन बहुत सारे नेता लोग सामने आ गए और वो कहने लगे कि ये तो प्रशासन का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। क्या कहेंगे आप? कल एक घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, यह नरसंहार था। जो 20,000 लोग वहां पर गए थे, भक्त गए थे, महिला पुरुष गए थे, उन सबको मारने का षड्यंत्र था। 3,000 लोग जो बाद में मंदिर के अंदर अपनी जान बचाने के लिए आए थे, उन सबको तो गोलियों से भूनने की ही योजना थी और काम शुरू कर भी दिया था, सबकी बसें कारें जला दी थी। ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति खेलना, मैं समझता हूं, किसी भी सभ्य व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता। आप राजनीति करिए, जमकर करिए, लेकिन कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? आपस में एक दूसरे की तरफ एक्यूजिंग फिंगर उठाने से पहले अपना हृदय टटोल लीजिए। यह तैयारी एक दिन में नहीं थी। कितने दिन से तैयारी चल रही थी? 4 महीने पहले कांग्रेस के एमएलए मामन खान ने असेंबली में कहा था, कोई मेवात में घुसकर तो दिखा दे। 1 महीने पहले एक और कांग्रेसी नेता आफ्ताब ने कहा था, अगर पुलिस वाले आपके गांव में आते हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, चिंदे चिंदे कर दीजिए। आखिरकार ये तैयारी कब से चल रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं ये समय ब्लेम गेम का नहीं है। जो दोषी हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मैं भी कहता हूं। और उनके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये हमने सरकार से मांग भी की है। लेकिन साथ साथ जिम्मेदार कौन है, इसके कारण क्या है, वो भी खोजने चाहिए। और वो हर ऐसा व्यक्ति जो उंगली उठा रहा है उसकी तरफ कहीं इशारा करता है। जैन साहब, आज किसी ने यह भी कहा, सांसद है, उन्होंने यह भी कहा कि यह तो एक्शन का रिएक्शन था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी, और उसके पीछे वजह बताया जा रहा है मोनू मानेसर, कि मोनू मानेसर ने कहा कि मैं यात्रा में आऊंगा, उससे लोगों में आक्रोश था। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहुदी बात कोई नहीं हो सकती। मोनू मानेसर एक व्यक्ति का नाम है, उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। राजस्थान सरकार ने उसका जो आरोप लगाया था वो आरोप वापस ले लिया, उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया और कह दिया गया हमारे द्वारा कि वो नहीं आने वाला। अगर वो आता भी तो क्या आप उन मासूम औरतों को, उन निर्दोष बच्चों को गोलियों से भून दोगे? आप उनको जिंदा जला दोगे? उनकी बसें जला दोगे? कार के अंदर बंद करके गोलियों से भून दोगे और फिर उस कार को आग लगा दोगे? छत पर चढ़कर गोलियां चलाओगे, मोर्टार चलाओगे?
मोनू मानेसर की घटना तो थोड़े दिन पहले की है भाई, उसका वीडियो तो 4 दिन पहले का है। लेकिन मामन ने जब धमकी दी, आफ्ताब ने जब धमकी दी, इसको तो महीनों गुजर गए हैं। इसका मतलब साफ है, मोनू केवल बहाना है, तुम्हारा मकसद तो हिंदुओं को जलाना है। इसलिए वर्क साहब, थोड़ा सा दिमाग का इलाज करा लो। यदि तुम ये कहते हो ये एक्शन का रिएक्शन है, हिंदू तो 1200 साल से इस आक्रमण को झेल रहा है। मेवात तो हिंदुओं का कब्रिस्तान बन गया था। 100 गांव हिंदू शून्य बन गए तुम लोगों के अत्याचारों के कारण। यदि हिंदू तुम्हारी ही परिभाषा के अनुसार रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हो। और यह मैं समझता हूं सबको समझना चाहिए जो उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। जैन साहब, वो तस्वीर तो हम सबने देखी, अभी हमने दर्शकों को भी दिखाया। गाड़ी चल रही थी जब आपका काफिला यात्रा में जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसके पीछे पीछे कई लोग चल रहे थे। वो लोकेशन बता रहे थे और लोगों को कि यहां तक पहुंच गया है, इस मोड़ तक पहुंच गया है, जैसे लोगों को आगाह कर रहे हो कि बस ये यात्रा के में शामिल लोग वहां पर पहुंचने वाले। और एक तिराहा हमने देखा, वहां जैसे ही गाड़ी पहुंचती है सामने से भीड़ आकर के पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है। अगर आप बता सके, क्योंकि आप वहां थे, पत्थर पहला किस जगह पर चला और उसके बाद गोली, फिर ये कहा खेतों में से लोग आ गए, फिर मंदिर में जाकर के मंदिर को घेर लिया, पहाड़ पर चढ़ गए। एक बार जरा अगर आप दर्शकों को बता सकें, क्योंकि ये इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, वही बता सकता है जो उस बीच में घिरा हुआ। ये यात्रा जब शुरू हुई उसमें केवल मेरा भाषण हुआ और मैंने अपने भाषण में कहा यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। यह केवल भगवान शंकर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है, उनके जलाभिषेक का कार्यक्रम है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है। और साफ कहा कि इन 3 नारों के सिवाय कोई नहीं लगाएगा। एक नारा था भारत माता की जय, दूसरा नारा था वंदे मातरम और तीसरा बम भोले। कौन से नारे से भड़के हो तुम वर्क साहब, ओवैसी साहब, बताना चाहिए आपको। नंबर 2, यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए, हम जैसे ही वो जो चौक है जहां नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है उससे अगले चौराहे पर पहुंचे, तुरंत गोलियां चलनी शुरू हो गई, पत्थर वर्षा शुरू हो गई। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसकी छत से पत्थर फेंकने शुरू हो गए और मोर्टार के गोले दागने शुरू हो गए। एक लड़के को गोली मारी गई, उसकी कार में उसको बिठाकर कार को आग लगा दी गई। जब इस तरह की स्थिति बनी, आपका पत्रकार भी वहां पर था जी, जवान बच्चा है। मैंने कहा बच्चे तुम पीछे चलो, तुमने बहुत बड़ा काम करना है देश का। उसने कहा जी आप भी चलिए। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब पत्रकारों को अपना सैल्यूट देना चाहता हूं जो जान हथेली पर रखकर उसकी कवरेज कर रहे थे। जब हम वापस मुड़े, पीछे पत्थर रखे थे, निश्चित तौर पर लोकेशन भेजी जा रही थी, क्योंकि केवल यहां नहीं, मेवात में और 20 जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं को हेल्डअप किया था। कहीं मंदिर में शरण थी, कहीं थाने में शरण थी, कहीं मंदिर को जलाने की कोशिश हो रही है, थाने तो जला दिए गए। किसी तरह से वापस आए नल्हड़ महादेव के मंदिर में। 20,000 में से 3,000 आ सके। हमने सोचा यहां सुरक्षित हैं। तभी सामने से जिहादियों की भीड़ आती है, उनके हाथ में बंदूक है, हाथ में माचिस हैं और कपड़े हैं, और उन्होंने उन सब बसों को, गाड़ियों को जला दिया। 100 से अधिक कारें, 25 से अधिक बसें जलाकर राख कर दी गई। फिर गोली वर्षा शुरू कर दी। वहां जो लोग खड़े थे उनको गोलियां लगी। तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने जैसे ही फायर किए वो भाग गए, भागकर पहाड़ों पर चढ़ गए। जरा कल्पना कीजिए, आपने दिखाया है वो स्थान, 3 तरफ पहाड़ हैं, बीच में घाटी के अंदर वो मंदिर है और वो सामने गेट है जहां से गोलियां पहले चल चुकी हैं। पहाड़ों से गोलियां बरसाई जा रही हैं। कारगिल का युद्ध ध्यान में आ गया। हमारी सेना को कैसी भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। वहां भी गोलियां चली, हमारे लोगों को गोलियां लगी। पुलिस ने मामला तब तक संभाल लिया और बहुत मुश्किल से हम वहां से लोगों को सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर ले जा सके। कैसे शरणार्थी होते? पहला दृश्य था वैसा जो डायरेक्ट एक्शन का था।
और दूसरा दृश्य था वो जब लाखों हिंदू शरणार्थी बने थे। हम शरणार्थी बनकर ही एक तरह से घूम रहे थे। और बाद में जब थाने में पहुंचे, मैंने सबको कहा शांति से भेजा जाएगा, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव द प्लेस। उन्होंने विश्वास किया और प्रशासन का सहयोग किया, बसें आई और लोगों को निकाला गया। तब तक मालूम चला 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। एक हिंदू जिसका नाम है फतेह सिंह, उसके शरीर के 16 टुकड़े किए गए। वो हलवाई है, वहीं पास के गांव का रहने वाला है। हीरो होंडा बाइक का शोरूम लूट लिया गया, 250 बाइक वहां से लूट ली गई। हमारे 4 कार्यकर्ता अभी तक लापता हैं। एक कार्यकर्ता का शव मिल गया है। एक एम्बुलेंस जला दी गई जिसमें 2 लाशें थी। हमें शक है वो कहीं हमारे कार्यकर्ता ना हो, पहचाना नहीं जा सकता, केवल डीएनए टेस्ट से होगा। उसकी कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार का दानवी कृत्य संपूर्ण मेवात के अंदर दिखाई दिया। मैं समझता हूं ऐसे दृश्य की कल्पना केवल अफगानिस्तान में या सीरिया और इराक में की जा सकती है, भारत में नहीं। अभी आपने बताया कि जितने शव वहां मिले हैं, आपके कार्यकर्ता की भी हत्या हुई, एक व्यक्ति के शव के टुकड़े कर दिए गए। चूंकि आप बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं जैन साहब, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि पुलिस अभी तक जो बात कह रही थी 2 होमगार्ड की मृत्यु की बात कह रही थी, एक शायद अन्य व्यक्ति की मृत्यु की बात कह रही थी। आप बता रहे हैं इससे बहुत ज्यादा। ये देखिए, अभिषेक की लाश अभी तक वहां पर है, जिसको गोली मारने के बाद गला रेता गया उसी तरीके से जो तालिबान करते हैं। अभी भी फतेह सिंह जिसके शरीर के टुकड़े हुए, असाइन का गांव, वहां पर उसकी लाश विद्यमान है। शायद अभी तक घर वालों ने उसका दाह संस्कार नहीं किया है। भादस में शक्ति सैनी, प्रशासन ने पल्ला झाड़ने के लिए कहा है कि उसकी तो किसी एक्सीडेंट में हुई है। गांव के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसको पीट पीट कर मारा गया है। हमारे 4 लापता हैं, वो कहां हैं? उनकी तो जानकारी मिलनी चाहिए। यह प्रशासन का दायित्व है बताने का। तो इसलिए मैं समझता हूं हम उनको मृत घोषित नहीं करते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये शायद वहां की पुलिस ना कर सके, इसलिए हम मांग करते हैं एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। ये घटना किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। 3 महत्वपूर्ण बातें जैन साहब आपने कही। एक, आपने कहा ये कि मोनू मानेसर का केवल बहाना लिया जा रहा है कि मोनू मानेसर आया, इस वजह से वहां पर माहौल खराब हुआ। दूसरा, आपने कहा कोई उकसावा नहीं था। यात्रा में जितने लोग शामिल थे, किसी की तरफ से कोई उकसावे की बात नहीं की गई कि वहां पर फौरी तौर पर माहौल खराब हो या कोई सामने भीड़ को कोई आक्रोश आ जाए। तो इसका मतलब ये सब कुछ जो था पूरी तैयारी के साथ किया गया। निश्चित तौर पर आपको शायद किसी को भी अधिकार है मेरी बात पर अविश्वास करने का, लेकिन वहां तो 3 पत्रकार मौजूद थे, अपने कैमरे लेकर मौजूद थे, अपनी जान हथेली पर लेकर। उन्होंने देखा क्या नारे लग रहे हैं, उन्होंने दिखाया है आपके चैनल पर और चैनल्स पर। बिना किसी उकसावे के, बिना किसी मतलब के गोलियां चल रही हैं, मोर्टार चल रही है। अब ये किसी उकसावे से तो नहीं है। पहले तैयारियां होंगी तभी तो कर पाए, तभी तो छतों के ऊपर और पत्थर इकट्ठे हुए, तभी मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है पूरे मेवात में एक साथ। ध्यान रखना, एक साथ सब लोग सड़कों पर उतरो, और उतरते ही पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, ये सब शुरू हो जाता है। आज कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर इस यात्रा को लेकर के ये वीडियोबाजी, मोनू मानेसर वगैरह और दूसरी तरफ से भी कई वीडियो तैयार हो गए थे, तो ये तो पुलिस प्रशासन के इंटेलिजेंस की जानकारी में होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा या तो यात्रा के साथ पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाता या यात्रा ना निकाली जाती, यात्रा की इजाजत ही ना दी जाती। इजाजत दी गई और कार्यक्रम के अंदर मेरे साथ ही वहां के एसएसपी बैठे हुए थे जो पलवल के हैं, और वहां का एडिशनल चार्ज नूह का उनके पास है। एक बार भी उस आधे घंटे में उन्होंने नहीं कहा ये यात्रा मत निकालिए। हमारे साथ बच्चे थे, मेरी माताएं बहनें थी, मेरी पत्नी थी। क्या मैं उनकी जान खतरे में डालता? सवाल ही नहीं था। हम वही यात्रा रद्द कर देते। हमको एक बार भी, 15 दिन से मीटिंग चल रही थी वहां के अधिकारियों के साथ,
किसी ने नहीं कहा इस प्रकार का खतरा है। आशंका थी, हमने व्यक्त की, हमने बताया उनको आज सारे मुसलमानों की दुकानें बंद क्यों हैं, ये पत्थर ट्रक लोड क्यों उतर रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमको कुछ सस्पिशियस। पुलिस वाले हमको कह रहे थे आप चिंता क्यों कर रहे हो, शाहरुख खान की स्टाइल में हम हैं ना। लेकिन जब गोलियां चलनी शुरू हुई उनमें से कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये तो जैन साहब सीधे सीधे सरकार का फेलियर है, ये तो कहना ही चाहिए हमें। इंटेलिजेंस फेलियर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको इनपुट मिला, कल मैं स्वयं भी फोन कर रहा था अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, तुरंत आसपास के जिलों से उन्होंने पुलिस रवाना कर दी। मुख्यमंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत लिख दिया हमारे पास 4 कंपनियां तुरंत भेजिए। आने में समय लगता है, ये मैं भी समझता हूं, क्योंकि सब लोग एकदम से ड्रेसअप नहीं होते, वो थोड़ा समय लगा होगा, उतना उनके लिए पर्याप्त था ये सब कुछ करने के लिए। तो इसलिए ये इंटेलिजेंस फेलियर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और होता जिनके लोगों ने इस आग को भड़काया तो शायद नरसंहार और बड़ा होता। आप जो बता रहे हैं तो बड़ी भयावह स्थिति थी। हमारे रिपोर्टर अभय पराशर वहां थे, उन्होंने भी बताया। तो ये तो बिल्कुल खौफनाक मंजर आपने हमारे सबके सामने बयां किया। अब सुरेंद्र जी, इसके बाद जब आप लोग वहां से आ गए, शाम को अंधेरा हो गया, उसके बाद हमने देखा कि जो सोहना रोड है वहां पर आगजनी शुरू होती है। और आज ये खबर आई कि एक मस्जिद में आग लग गई, एक मौलवी की हत्या कर दी गई। उसका जिम्मेदार माना जा रहा है कोई हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने वहां पर आगजनी की, वहां पर दंगा करने की कोशिश की। क्या वो जो नूह में हुआ उसकी प्रतिक्रिया थी? समाजवादी पार्टी के एक नेता है वर्क साहब, बुजुर्ग आदमी हैं, तरह तरह के विवादास्पद बयानों के लिए बहुत बदनाम हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया है कि ये जो क्रिया हुई है ये किसी की प्रतिक्रिया में की गई है, उनके साथ कुछ बुरा किया था हिंदुओं ने। अरे हिंदू तो 12,000 साल से झेल रहा है भाई। लेकिन आप ही की बात को यदि हम मान लें कि कहीं पर कुछ हुआ और उसकी प्रतिक्रिया में इतने लोगों पर नरसंहार किए गए, इतनी गोलियां चलाई गई, इतनी कारें और बसें जलाई गई, तो वर्क साहब हिंदू क्या करें? जो मंदिर तोड़े आप लोगों ने, जो हमारी बहन बेटी को उठाया, जो नरसंहार किए, मेवात के अंदर 100 गांव हिंदू शून्य कर दिए, कितनी लड़कियों को मेवात में उठाया गया, क्या इसी सिक्के में जवाब देना चाहिए? क्या कोई सभ्य समाज नहीं चाहता कहीं कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया में आ सकता है। हम सबका ठेका नहीं ले सकते, लेकिन मैं समझता हूं इसकी संभावनाएं हर समय रह सकती हैं। इसलिए सोच समझकर बयान देने चाहिए, सोच समझकर बातें कहनी चाहिए। अगर अपने ऊपर आ जाए तो क्या परिणाम होगा? आप कह रहे हैं कि जो हुआ नूह में हुआ, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कोई व्यक्ति अगर जाकर के कहीं हिंसा करता है तो आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते उसकी। ये सबको सोचना पड़ेगा कि अगर कहीं हिंसा हो रही है तो क्यों हो रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि देश भर के अंदर 85 प्रकार के संगठन हैं। हम प्रतिक्रिया में विश्वास नहीं करते। हां, हम प्रोएक्टिव हैं। हम चाहते हैं वो स्थिति बने जिससे इस तरह की परिस्थिति निर्माण ना हो। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भड़काते हैं लोगों को। इस तरह के लोगों पर होना चाहिए जो कोई भी बहाना ढूंढते हैं। क्या संबंध था CAA का भारत के मुसलमानों से? शाहीन बाग रचा दिया, सबके लिए टूरिज्म का वो पिकनिक स्पॉट बन गया, पॉलिटिकल टूरिज्म का। सब भड़का रहे थे। मुझे लगता है ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में भड़का रहे हैं। ये सब लोग जिम्मेदार हैं इस तरह की परिस्थिति निर्माण करने के लिए। मेरे भाई, कभी देखा है क्या किस प्रकार से रामनवमी के जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, किस प्रकार हनुमान जयंती के जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, और तो छोड़िए कावड़ियों पर हो रहे हैं, और मुहर्रम के ताजिए निकलने के बाद हिंदुओं पर हो रहे हैं देश भर में। ये इस तरह की आक्रामकता जो निर्माण कर रहे हैं ये सूडो सेकुलरिस्ट लोग, मुस्लिम वोटों के भिखारी जो बने हुए हैं, और ये मुल्ला मौलवी मुस्लिम नेता, इनके कारण से जो हो रहा है मेवात उसकी परिणति थी। अंतिम प्रश्न मेरा सुरेंद्र जैन जी, आलोक कुमार जी ने जो अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कल के मेवात में जो हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि
हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और अब हम इसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और इसके बाद कोई हमें जिम्मेदार ना बताए कुछ हुआ तो हम अगर आत्मरक्षा स्वरूप कुछ करते हैं तो ये कोई चेतावनी है? नहीं, ये चेतावनी नहीं है, ये सूचना है। और ये सूचना भारत का संविधान देता है, सीआरपीसी देता है। मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या क्या कर सकता हूं, मेरे वो अधिकार दिए गए हैं। कोई यदि मेरे ऊपर गोली मारने के लिए आया है, मेरा गला काटने के लिए आया है और मैं इंतजार करूंगा पुलिस वाले का, निश्चित तौर पर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कोई मेरी बहन बेटी की इज्जत पर हमला डाल रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं पुलिस वाले का या वीडियो बना रहा हूं, मैं समझता हूं मेरे मन में अपनी बहन के प्रति कोई संवेदना नहीं है, मैं सब कुछ छोड़कर अपनी बहन की इज्जत बचाऊंगा। मेरी बहन कौन कौन है ये मेरे सोच के ऊपर है। केवल मां जाई लड़की ही मेरी बहन नहीं है, इस देश की करोड़ों लड़कियां मेरी बहन है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी का पुत्र हूं। इसलिए मैं समझता हूं आलोक जी के बयान को इसी संदर्भ में, वो एक बहुत गंभीर और बहुत बड़े वकील हैं, संविधान को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बात रखी और मैं समझता हूं ये अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को है। सुरेश जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कल जो कुछ मेवात में हुआ आपने सिलसिलेवार तरीके से हमें बताया भी और ये भी आपने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम ये अपेक्षा सभी संगठनों से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेवात में कल जिस वो हिंसा हुई उस पर क्या कहना था विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन, जो खुद वहां उस यात्रा के अंदर मौजूद थे। उनसे बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, आपने देखा, और उन्होंने जिक्र किया कैसे जान बचा करके हजारों महिलाओं बुजुर्गों के बीच वहां लोग अपनी जान बचा करके बाहर निकले हैं और उनको शरण मंदिर में लेनी पड़ी थी। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कल मेवात में इस यात्रा के दौरान मीडिया बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं था, लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर वहां पर थे और उन्होंने ये सब कुछ खुद देखा। वो खुद भी वहां इस हिंसा के बीच में फंसे हुए थे। कैसे यहां पर जब कई घंटों की हिंसा के बाद पुलिस पहुंची, सबसे पहले आप देखिए महिलाओं को यहां से बाहर निकाला गया, महिलाओं को मंदिर से ले जाया जा रहा है और जब ये लोग बाहर निकले तो देखा कि इनकी जितनी गाड़ियां थी सारी की सारी गाड़ियां जला दी गई। दर्जनों की तादाद में गाड़ियों को फूंक डाला गया, यहां तक कि पुलिस की गाड़ी को, एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी आग लगा दी गई। और आप देखिए पुलिस जब इनको बाहर निकालती है, इनके पास वापस लौटने का कोई साधन नहीं है, तो इनको कैसे एक खेत में बैठा दिया गया। वो तस्वीर भी आपको अब हम दिखाते हैं। एक खेत में अंधेरा हो चुका है लगभग और ये सारे लोग जो इस यात्रा में गए थे, इनको चंद पुलिस वालों की मौजूदगी में ऐसे खुले में एक खेत में बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कि कब यहां पर पुलिस की और टीम आएगी और गाड़ियों को लेकर के आएगी और तब इन लोगों को यहां से बचाकर ले जाया जाएगा। और सामने जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग यही कह रहे हैं, सुरेंद्र जैन भी यही कह रहे थे, इन पहाड़ियों के ऊपर वो अपराधी थे जो वहां से ऊपर चढ़कर गोलियां चला रहे थे और मंदिर को टारगेट किया गया। उनका कहना था कि खुले में जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं, ये सभी लोग पूरी तरह खतरे में थे, क्योंकि उपद्रवी कहां से आ जाएं, कहां से कोई गोली चला दे, कहां से दोबारा हिंसा की शुरुआत कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन वहां मौजूद सारे वाहन जला डाले गए थे, इसलिए इन लोगों को एक साथ इस तरह बैठाया गया खेत में और फिर गाड़ियों का इंतजाम करके इनको किसी तरह वापस भेजा गया। तो आप समझ सकते हैं वहां मौजूद सारे लोगों के लिए कल का वो पूरा वक्त, वो कई घंटे कितने खौफजदा करने वाले थे, कितना उनकी जान को मुसीबत में डालने वाले थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और सामने पहाड़ से गोली चल रही थी। इस दंगे का आंखों देखा हाल, उस चश्मदीद की बात जो वहां मौजूद था, जो खुद घायल हुआ, जिसे गोली लगी, वो आपको दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मेवात में कल विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा जो निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग थे और महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग भी थे, उस पर हमला सुनियोजित था, पहले से पूरी तैयारी थी। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए जरा गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई और पुलिस की गाड़ियों का क्या हाल किया गया। इसमें आपको लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, ये एसएचओ गुड़गांव के थाने के हैं। दो गाड़ियां जो हैं आपस में, पुलिस की गाड़ियां कैसे टकराई और पुलिस की गाड़ियों का उसके बाद क्या हाल किया गया। पहले तो पूरी तरह इसको तोड़ा गया, फिर गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी की गई। आप उस वक्त के हालात को जरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जब पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ भी ये हुआ हो, पुलिस वालों के साथ ये हुआ, तो बाकी बचे जितने लोग थे उस यात्रा में जो शामिल थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी और कितनी ये देखिए जरा,
कितनी गाड़ियां जली हैं अभी तो एग्जैक्टली बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन अंबार है गाड़ियों का, एक के ऊपर एक गाड़ियों का ढेर जो आप देख रहे हैं। ये तो सड़क पर जो गाड़ियां फूंक डाली गई उनको आज वहां से हटा करके, क्रेन के जरिए हटा करके किनारे किया गया है, तब आपको ये मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता वहां पर थे, उन्होंने बताया कि कोई गिनती नहीं की जा सकती कितनी गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये संख्या दर्जनों के अंदर है, 100 के करीब भी गाड़ियां हो सकती हैं जिनको आग लगाई गई है। जितने लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे सब अपने अपने वाहनों से थे, छोटी गाड़ियां, बसें भी उसके अंदर मौजूद थी, टेम्पो भी थे, किसी चीज को नहीं छोड़ा गया। पिकअप ट्रक है, हर चीज को, हर गाड़ी को, वाहन को आग लगा दी गई और उनको फिर कैसे वापस लाया गया उसकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। बसें जली हुई हैं, उनको वापसी में एक खेत में बैठा दिया गया लोगों को और कहा गया कि जब वहां पर और पुलिस बल पहुंचेगा और जब गाड़ियां पहुंचेंगी तब वहां से उनको निकाला जाएगा। और यह तस्वीर आपको मेवात के इस वक्त उस मंदिर के आसपास के एक बड़े इलाके के अंदर देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ट्रक जले हुए हैं, बसें जली हुई हैं। आज की तस्वीर है ये, जब कल ये सारी आगजनी हो चुकी उसके बाद आज ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल का माहौल, मंजर क्या रहा होगा। हरियाणा का मेवात एक कुख्यात इलाका है और देश में शायद ऐसे बड़े कम इलाके होंगे जिनकी पहचान इस वजह से बन जाए कि यहां पर बड़े अपराधी रहते हैं, बड़े क्रिमिनल्स यहां पर रहते हैं, अपराधी तत्वों का गढ़ है ये। लेकिन मेवात के बारे में ये बात सब जानते हैं। अब जो ये कल वीएचपी की यात्रा वहां से निकली, जिसमें फसाद हुआ, आगजनी हुई, गोली भी चली, उसकी तैयारी पहले से की गई थी। अब उसके प्रमाण आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें एक व्यक्ति ये तस्वीर, वीडियो जो बना रहा है, ये साफ साफ कहता है, आओ तुम्हारे लिए तैयारी हमने कर रखी है, ये सिलेंडर देख लो, जमीन पर पड़े हैं सिलेंडर तुम्हारे लिए। सुनिए जरा, आप आवाज बढ़ा करके सुनाइए। और सैकुल भाई को ठीक है ना, और आज तो साढ़े ऐसे उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। कितने तुम बजरंग दल वाले, कितने तुम वो बनेंगे, आ जाओ। और हिंदू भाई भी हमारे मेवात के सारे हमारे साथ है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से वहां पहले से सारे इंतजाम कर लिए गए थे। नासिर जुनैद का बदला लेना है, मोनू मानेसर वहां आ रहा है, मोनू मानेसर के साथ क्या करना है वो सब कुछ वीडियो में आदमी बता रहा है। लेकिन किया किसके साथ गया? यात्रा में शामिल बिल्कुल निर्दोष निहत्थे लोगों के साथ, बड़े बुजुर्ग जिसमें, महिलाएं जिसमें, बच्चे जिसमें। तस्वीरों में बच्चों को माएं कैसे लेकर के भाग रही हैं वो भी आपने देखा होगा। और गाड़ियों को, दर्जनों गाड़ियों को कैसे आग लगा दी गई। अभी तक आपने सब कुछ देखा जो वहां जमीन पर दिखाई दिया, गोलियों चलने की आवाज आपने देखी, लेकिन चश्मदीद जो बता सके कि वहां पर क्या माहौल बना, उनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम था। हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, हमारे सीनियर रिपोर्टर मनीष प्रसाद अस्पताल में गए और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में शामिल हुए दिनेश को उन्होंने ढूंढा। दिनेश जख्मी हुए हैं, ये दंगा कैसे हुआ उन्होंने खुद बताया और वो खुद कैसे घायल हुए ये भी बता रहे हैं। देखिए। हम इस समय हॉस्पिटल में हैं और ये दिनेश है जिसके कल बुलेट लगी। दिनेश, कहाँ पर थे आप, क्या हालत थी, क्या देखा आपने और कैसे गोली लगी? सर उस चौक में बैठे हुए थे हम। हाँ। उस समय दो जो उनके मैन थे वो गाड़ी लेके आए, समझौते के लिए आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जाने दिया जाए, 4 बज चुके थे। फिर वो उनसे वापस करने के, वो उन्होंने नहीं जाने देंगे इनको। फिर हम सब मंदिर में बैठ गए। फिर हम चौक पे आ गए ताकि हमारी गाड़ियाँ ना कोई नुकसान ना कर दे, क्योंकि एक बस और 20 गाड़ी वे जला चुके थे। हम उस चौक में बैठ गए तो उधर से फायरिंग होने लगी। उन्होंने हमें घेर लिया क्योंकि उनके पास थे ऑलरेडी, और कुछ पर्वत पे चढ़ गए। वहाँ से फायरिंग होने लगी, इधर से डंडा मुक्का भट्ठा जो भी था उनके पास उन्होंने कर दिया और बसों के शीशे तोड़ दिए चौक पे जो हमारी बस थी। आपके सामने फायरिंग हो रही थी चारों तरफ से? कहाँ से फायर कर रहे थे सर? वो खेतों में से आ रहे थे सर, लेके ना इधर से न घूम गए थे वो और सामने से आ रहे थे। गाड़ियों को आग आपके सामने लगा रहे थे? हाँ सर। क्या हुआ था? समय उन्होंने बस जलाई थी सर। पहले हमें, जब हम मंदिर में थे तो हमें ये आहत हो गई थी कि भाई बस जला दी हमारी भिवानी की एक है।
तो हम चलो अगले मंदिर में चलते हैं। हम अगले मंदिर में घुमाने के लिए जैसे ही रवाना हुए ना, तो वहाँ से हमारे बंदे आ रहे थे भाग के, बोले भाई इस रास्ते से नहीं जाएंगे, मंदिर में रुक के वेट करेंगे प्रशासन का। प्रशासन 2 घंटे 3 घंटे तक प्रशासन नहीं आया। फ़ोन कॉल करते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने कोई मदद की आपकी उस समय? कोई मौके पर पहुंचा? कोई मौके पे नहीं पहुंचा सर, कोई भी नहीं था। जब भी फायरिंग और डंडा बारिश और पत्थर हुए तब कोई पुलिस नहीं था वहाँ पे। आपके एक राउंड गोली लगी? कितनी गोलियां लगी आपकी? क्या हालत थी उस समय? और बहुत और भी लोगों के लगी थी आपके साथ? हाँ, एक बंदा और था सर, उसको पेट पे लगी थी, उसको रोहतक रेफर कर दिया गया। अपने परिवार से बात हो पाई है आपकी अभी तक? हाँ भाई है, उसको कॉल किया था मैंने, वो आ रहा है लेने देने। आपने ये उम्मीद की थी दिनेश कि ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा पूजा पाठ के बीच में? ना सर, कोई उम्मीद नहीं थी। पहले भी आए थे, पहले भी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी, क्योंकि अब आ रहे थे ना तो वह आते वक्त हमारे साथ मान ली ऐसी ऐसी हरकत कर रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे बस में बैठे हुए। उसको लग रहा था भाई मान लिया आज ये तैयारी में, क्योंकि पिछले साल की वजह से आज भीड़ भी कम थी, इसकी वजह से उन्होंने ये फ़ायदा उठाया शायद। कितने लोगों ने घेराव किया चारों तरफ से और फायर कर रहे थे, डंडे मार रहे थे, बोतल फेंक रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? हाँ, ये सब ले रहे थे सर। वो पहाड़ पे से भी फायरिंग करी थी उन्होंने। पहाड़ पे चढ़ सके थे, कम से कम 20-25 लोग चढ़ सके थे। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास सर बंदूकें थी, दुनाली शायद इस तरह की कुछ थी, छर्रे वगैरह ले। मैंने देखा तो नहीं, बाकी नाम सुना है जो मेरे लगी है, वो छर्रे नाम से पिस्टल लगी, कोई क्या बोलते हैं उसको, वही लगी है सर। छर्रे उस भैया को लगे हैं पेट में, जिसको रेफर कर दिया गया है। ये दिनेश हैं, इस समय दिनेश का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने दिनेश को देखा है। ये पैर पे यहाँ पर बुलेट इंजरी हुई, जिसके बाद इनको यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आया गया। हालत इस समय स्थिर है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो उपद्रवी कौन थे, इसीलिए अब उन सब की निशानदेही की जा रही है। अब एक सवाल उठता है कि पुलिस कहां थी? पुलिस को ये कैसे पता नहीं चला कि यहां दंगे की प्लानिंग है, लोगों को मारने की प्लानिंग है? पत्थर लोगों के घरों पर पहले जमा हो रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? नूह के एसपी कहां थे? अगर वो छुट्टी पर थे तो दूसरा अफसर क्यों नहीं था? इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर नूह के एसपी नरेंद्र सिंह से मिलने के लिए गए। एसपी ने बताया दंगा कैसे शुरू हुआ, रोका क्यों नहीं जा सका। यह इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। गलती क्या दोनों तरफ से थी या सिर्फ एक तरफा हिंसा की गई? हमारे साथ नूह के एसपी नरेंद्र जी मौजूद हैं। सर, आप पूरी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं और जिस तरीके के हालात कल बने, सबसे पहले शुरुआती जांच में क्या लगा? ऐसे हालात बने क्यों? किस तरीके से ये हिंसा हो गई? जी, कल की जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो शोभा यात्रा पे पथराव और फिर 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प की घटना हुई है। जो शोभा यात्रा बहुत ही रेगुलर फीचर है मेवात के अंदर और कई वर्षों से निकाली शांतिपूर्वक जा रही थी। कल के में कुछ शरारती तत्वों का आपस में किसी बात को लेकर तनाव हो गया था और उसने दोनों बड़े जो ग्रुप इकट्ठा हुए थे उसके बीच में, ये 2 बड़े ग्रुपों के बीच में हिंसा का इसने स्वरूप ले लिया। तो पुलिस ने यहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने पूरी तत्परता से कार्य करते हुए जो बाहर से श्रद्धालु आए थे उनको रेस्क्यू किया है, उनको सेफ स्थान पर ले जाया गया है और पूरे श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घरों पे पहुँचाया भी गया है। जिनको कुछ को चोटें आई थी उनको भी श्रद्धालुओं को पुलिस ने अपने यहाँ से इलाज करा के ट्रीटमेंट करके फिर उनके घरों पे सकुशल पहुँचाया है। हालांकि सर, अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप पूछताछ करेंगे, लेकिन जब ये शोभा यात्रा झंडा चौक पहुंची, जहां पर शुरुआत में पत्थरबाजी हुई, कोई वजह पता लगी है कि क्यों वो पत्थरबाजी शुरू हुई और क्या पहले से कोई प्लानिंग थी? जी, इसमें कई दिनों से कुछ सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही थी, जैसा कि यहाँ विदित हुआ है जांच के अंदर, जिसमें कि कोई गोरक्षा दल से संबंधित मोनू मानेसर नाम का लड़का था, उसके बारे में और कुछ लोकल लड़कों के बारे में आपस में बयानबाजी चल रही थी। उसको लेके कुछ जो लड़के थे इनमें आपस में झड़प हुई है और फिर इन्होंने आपस में दोनों साइड से अपने अपने सपोर्टर इकट्ठा करके वो हिंसा का बड़ा रूप ले लिया है। सर, मंदिर पहुंचे उसके बाद ये लोग, मंदिर में काफ़ी लोग फंसे हुए थे, पहाड़ियों से फायरिंग हुई, आप लोगों के कमांडोज ने भी दंगाइयों के ऊपर फायर किया उन्हें भगाने के लिए। ऐसी सिचुएशन कैसी बन गई? वो किस तरीके का वहाँ पर वो मंदिर है कि चारों तरफ से पहाड़ी से ये लोग फायरिंग कर रहे थे? इन्हें क्या पता था कि कैसे टारगेट करना है? जी, इसमें देखिए जो शरारती तत्व थे, पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं और पूरा अभी बारिश का सीज़न है तो उसमें पहाड़ी की घास भी उग आई है।
सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इंटेलिजेंस इनपुट थे उनकी वजह से जो प्रबंध किए जा सकते थे वो सारे उचित प्रबंध किए जा सकते थे। लेकिन शोभा यात्रा को देखने के लिए भी बहुत सारे हजारों लोग चारों ओर से इकट्ठा होते हैं, तो उन भीड़ को ये पता नहीं लगाया जा सकता शुरुआत में ही कि ये शरारती तत्व हैं या नहीं है, जब तक किसी के बारे में कॉन्क्रीट कोई इंटेलिजेंस नहीं आती है। उनमें से जो हर साल दर्शक इकट्ठा होते हैं शोभा यात्रा के लिए वो शांतिपूर्वक रहती है, लेकिन इस बार उन दर्शकों में कुछ शरारती तत्व शामिल हो गए थे जिन्होंने जो सौहार्दपूर्ण माहौल है इसको खराब करने का काम किया है। सर, अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने हिरासत में लिया है, कितनी गाड़ियां जलाई गई हैं, कितने चोटिल हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है? जी, इसमें हम लोगों ने 16 FIR रजिस्टर करी हैं और अभी जो भी कंप्लेंट आ रही हैं उसमें पुलिस तत्परता से FIR भी रजिस्टर करी है। करीब 100 व्हीकल्स इसमें डैमेज हुए हैं पूरी हिंसक घटना के अंदर, और जो लोग डिटेन किए हैं और हम लोग अभी भी पुलिस के STF चीफ यहाँ पे हैं उनके द्वारा जो और लोकल पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग जारी है। फाइनल फिगर हम जब इनको कोर्ट में पेश करेंगे वेरीफाई कर रहे हैं कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं था, CCTV टेक्निकल डाटा के आधार पे जिनको अरेस्ट करेंगे उसके बाद में फाइनल फिगर आपको बता देंगे। कितने घायल हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए? अभी तक इसमें 5 मृत्यु की सूचना आ रही है। 5 लोगों की मौत, समझ सकते हैं आप कितनी हिंसा हुई होगी। अब कुछ और तस्वीर दिखाता हूं आपको। जब यात्रा चल रही थी तो कैसे यात्रा को कुछ लोग बाकायदा फॉलो कर रहे थे। यात्रा कहां तक पहुंची है उसकी लोकेशन बताई जा रही थी, फैलाई जा रही थी। ओ बस आ रही है भर के नहीं। खाली जा रही है बस, क्या कोई ना चंद आदमी बैठे ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल ग्रुप में डाल दो कि काफिला यहां से निकल गया है। मतलब कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम जगह जगह खड़े होकर के बताते रहना जब वहां से काफिला गुजरे, और वो कह रहा है ग्रुप में डाल दो, यानी कुछ लोगों का जुड़ा हुआ एक ग्रुप बना है जिसमें बताया गया था कि अब यहां से निकल गई है, किस अगली लोकेशन पर पहुंचने वाली है और कहां पर लोगों को इकट्ठा होना है जब उन्हें पथराव करना है या हिंसा करनी है, और इस जत्थे में जितने लोग जा रहे हैं उनको घेरना है। जहां पर इन्होंने यात्रा को रोका और सीधा पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, वो तस्वीर भी देखिए। छतों से पत्थरबाजी हो रही है। अभी सुरेंद्र जैन को आपने सुना कि छतों पर पत्थर कैसे आ गए। सवाल बिल्कुल वाजिब है, किसी के घर पर पत्थर होते हैं क्या? कोई नॉर्मल आदमी अपने घरों के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा करके जमा करके रखता है क्या? कहां से इनके पास इतने पत्थर आए थे? मतलब पहले से तैयारी करके रखी गई थी और एक के बाद एक पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नीचे पुलिस वाले खड़े हैं, उनके सामने ये कुछ हो रहा है, लेकिन सामने इतने लोग थे, घरों से छतों पर से पत्थरबाजी हो रही थी, वो चंद पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते थे और उसी के बीच में ये पूरा काफिला फंसा हुआ था।